नमस्ते मित्रों, आप सभी का इस लाइव स्ट्रीम में स्वागत है। आज की चर्चा का विषय रहेगा राजा ध्वज रोड कुमार। इनके बारे में हमने कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पे भी लाइव सेशन किया था, तो वहाँ बहुत से भाइयों ने इस विषय में रुचि ली थी। हमारे पास करीब 2000 दर्शक रहे उस वीडियो के। इसमें हम थोड़ा इस विषय को विस्तार में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, आपको इनसे वाकिफ कराते हैं कि इनका समय काल, इनका क्या समय रहा इतिहास में। इनके बारे में हमें पता कैसे चलता है, जैसे जो हमारे ट्रेडिशनल इतिहासकार होते हैं, पारंपरिक इतिहासकार भारत में, जिनको चारण या राजभाट भी बोलते हैं, तो वो लोग हमें इनके बारे में कुछ प्रमाण देते हैं। फिर उसके बाद हम आपको जो है दिल्ली की लोहे की लाठ का परिचय कराएंगे, क्योंकि जो दिल्ली में लोहे की लाठ या आयरन पिलर है और जिसको कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है, वो कीर्ति स्तंभ इन्हीं राजा ध्वज का ही है। तो उससे हम आपको अवगत कराएंगे कि कैसे उसके ऊपर जो इंस्क्रिप्शन हमें मिलती है वो इन्हीं राजा से संबंधित है। फिर हम आपको एक मानचित्र दिखाएंगे, जिससे आपको ये पता चलेगा कि इनकी पहुंच कहाँ तक थी, मतलब कहाँ कहाँ पर इनका आधिपत्य था और कहाँ कहाँ तक ये जो है अपनी इच्छा से कुछ काम करवा सकते थे। क्योंकि जो कोई भी राजा होता है, जैसे चक्रवर्ती है, उसकी एक प्राथमिक टेरिटरी होती है, उसका प्राथमिक राज्य जहां पर उसकी मतलब सीधा ही उसका प्रशासन होता है, और कुछ उस चक्रवर्ती की जो है पहुंच होती है, जो कि उसके मित्र जो या उसने जो गठबंधन कायम किए होते हैं दुनिया भर में, उनके द्वारा वो कहीं पर भी अपने हिसाब से कुछ काम करा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ स्क्रीन पर जो है आप एक वंशावली देख पा रहे हैं। इसमें 60वें नंबर पर ये आप देख पा रहे हैं ध्वज रोड कुमार, ध्वज उर्फ रोड कुमार। तो ये हैं हस्ती जिनके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले इस 60वें नंबर से आपको शायद कुछ बहुत अच्छे से नहीं पता चल पाएगा कि ये किस काल की बात हो रही है, पर उसी लिए हम आपको थोड़ी पृष्ठभूमि देते हैं। तो यहाँ जिस वंशावली में आप इन्हें 60वें नंबर पर देख रहे हैं, वो उस वंशावली के अंदर नंबर 1 पर दुर्दम है। तो दुर्दम कौन है? ये काशी नरेश भद्रश्रेणी के पुत्र हैं। तो काशी नरेश भद्रश्रेणी किस समय में थे? ये काशी के राजा थे महाभारत के युद्ध से और दासराग के युद्ध से भी पहले। तो इनका उस समय में बैर हुआ था दिवोदास के साथ। दिवोदास एक जाने माने राजा हैं भारतीय इतिहास में। इन्हीं के कुल में से सुदास हुए, जिनका ऋग्वेद में वर्णन मिल जाता है दसरा के युद्ध के माध्यम से। तो दिवोदास और भद्रश्रेणी का बैर था। उस बैर में दिवोदास ने भद्रश्रेणी के 99 पुत्रों को मार डाला था। उनके 100 पुत्र थे, तो उनको अश्वपति भी कहा जाता है। 100 पुत्र थे उनके, भद्रश्रेणी, काशी नरेश भद्रश्रेणी। तो भद्रश्रेणी के जो 100वें पुत्र थे वो दुर्दम थे। जिस समय दिवोदास ने इनके ऊपर आक्रमण किया था, तो दुर्दम छोटे थे। मतलब ये तो मतलब स्वाभाविक सी बात है, यदि किसी के 100 पुत्र होंगे तो उनकी उम्र में बहुत फर्क पड़ेगा। तो ये बहुत छोटे थे, तो देवदास ने ये सोच करके ये तो शिशु है, इनका उन्होंने वध नहीं किया, जब उन्होंने इनके सभी भाइयों का एवं पिता का वध किया। तो दुर्दम को उस समय हे क्षत्रिय जो थे वो अपने साथ में लेकर चले गए। तो हे क्षत्रिय जो होते थे वो इनके मित्र थे, या इन्हीं के गठबंधन में से थे, या इनके रिश्तेदार थे। यूं कहिए भद्रश्रेणी, भद्रश्रेणी वैसे यदु कुल से संबंध रखते हैं, मतलब जो ये याति के जो 5 पुत्र थे उसमें से यदु वाली जो लाइन है उसमें भद्रश्रेणी थे। तो दुर्दम को है वंशी क्षत्रिय जो अपने साथ में लेकर चले गए, इनको लेकर चले गए वो महिष्मति, क्योंकि उनका जो पूरा सेटअप था, उनकी राजधानी थी है की, वो महिष्मति में थी। तो ये दुर्दम वहां चले गए। तो दुर्दम जब बड़े हुए तो उन्होंने वापस काशी पर आक्रमण किया और उन्होंने प्रतर्दन को हरा करके, प्रतर्दन कौन थे? वो दिवोदास के कुल में उनके पौत्र थे, मतलब पोते थे। तो प्रतर्दन को हरा करके, जिनको वत्स भी कहा जाता है, उनको हरा करके इन्होंने वापस काशी पर कब्जा ले लिया था। तो उन्हीं दुर्दम के ही वंश में ये आप देख पा रहे हैं कि 60वें नंबर पर यहाँ ध्वज रोड कुमार आ रहे हैं। तो इस आज जो हम ये विषय सामग्री जो हम यहाँ पर जिस पर चर्चा कर रहे हैं, उसमें हम महाभारत के समय को 2500 ईसा पूर्व लेकर के चलेंगे। 2500 मतलब इसमें जो पारंपरिक जो भारतीय धारणा है वो 3100 के आसपास की है, पर हम 2500 लेकर के चलेंगे और उसके उसको एक एंकर के प्रकार में यूज करेंगे, मतलब उसके इधर उधर। तो 2500 से जो है ये जो महाभारत का युद्ध हुआ, ये इस जो आप वंशावली जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसमें ये 30वें मतलब इसमें 30वीं जो जनरेशन थी, पीढ़ी थी, वहां पर लगभग ये हुआ था। तो उसके भी 30 जनरेशन बाद यहाँ पर ध्वज रोड कुमार हुए हैं और इनका काल रहा लगभग 700 ईसा पूर्व। तो 700 ईसा पूर्व में ये हस्ती थी और इनका हमने आपको थोड़ा सा कुल और वंश भी बता दिया। जैसे ये भद्रश्रेणी के वंश में है, तो ये भी यदुवंशी हैं, क्योंकि भद्रश्रेणी जो थे वो भी यदुकुल से थे। तो अब हम जो है इन ध्वज रोड कुमार के बारे में आपको थोड़ी और जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले आपके साथ हम दिल्ली में जो लोहे की लाठ है उसकी एक तस्वीर यहाँ पर साझा करेंगे। तो ये भाइयों है दिल्ली का आयरन पिलर, जिसको कि लोहे की लाठ भी कहा गया। इसके विषय में जो है बहुत से विद्वानों ने जो है इस पर
कुछ ना कुछ टिप्पणी की है। सबसे पहले इसको अंग्रेजों ने जो है अपने साहित्य में इसका वर्णन किया था। तो अंग्रेजों ने भी कहा था कि ये बहुत प्राचीन लगता है। तो अभी अंग्रेजों के समय के बाद में जब इस पे और अध्ययन इसका किया गया तो पता चलता है कि इसमें 98% रॉट आयरन का प्रयोग है। तो ये काफी प्राचीन है। और इसका कॉन्टेक्स्ट आप इसी हिसाब से समझिए कि भारत में जो है आयरन एज काफी पुरानी है। यहाँ तक कि तमिलनाडु में कुछ तलवारें मिली हैं लोहे की, जो कि लगभग 2000 ईसा पूर्व से हैं। तो भारतीय जो मतलब ये लोहे का काल जिसको कहेंगे, लोहा काल, ये काफी पुराना है, लोह काल। और ये जो आयरन पिलर भी है ये प्राचीन है, क्योंकि इसमें 98% रॉट आयरन का प्रयोग किया गया है। तो इसी वजह से ये राजा ध्वज के समय के साथ बहुत अच्छे से मेल खाता है। कुछ भाइयों ने इस बारे में, या कुछ विद्वानों ने इस प्रकार की भी बातें की हैं कि इसको अनंगपाल जी उदयगिरी से लेकर के दिल्ली आए, तो वो थोड़ा सा संभव नहीं है, क्योंकि ये बहुत भारी है। ये जो लोहे की लाठ है बहुत भारी है। तो अनंगपाल के समय में जो है इसको उदयगिरी से लगभग 1000 किलोमीटर दूर दिल्ली में लेकर के आना, ये थोड़ा मतलब इतना तार्किक नहीं है, तर्कसंगत नहीं है। और एक और बात यह है कि इसके ऊपर जिस प्रकार का वर्णन है, क्योंकि इस लोहे की लाठ पर जो इंस्क्रिप्शन है उसमें बहलीक आदि के साथ, बहलीक और उनके जो साथी रहे होंगे, या उनका गठबंधन रहा होगा, या उनकी फौज रही होगी जिसमें कि बहलीकों के साथ और भी लोग होंगे, उसको जो है सिंधु नदी के तट पर हराने की बात है, और वो मतलब इन्हीं राजा दत्त से संबंधित। तो वो जो किस्सा है वो बिल्कुल इंडस, जिसको इंडस या सिंधु नदी जो पाकिस्तान में पड़ती है, वही हो सकता है। तो इसीलिए इस प्रकार की इंस्क्रिप्शन का इस लोहे की लाठ के ऊपर होना यही दर्शाता है कि ये दिल्ली की ही है, लोकल। ये कहीं बाहर से दिल्ली नहीं लाई गई है, क्योंकि अगर ये उदयगिरी में होती तो वहां पर बिल्कुल भी इस प्रकार की बात समझ में नहीं आती कि ये कैसे सिंधु नदी, मतलब जो इंडस जो पाकिस्तान में है, वहां से इतनी दूर जाकर के क्यों ये ऐसी इंस्क्रिप्शन लिखी गई। तो ये दिल्ली की ही है, स्थानीय है। मतलब इसके बारे में हम बहुत से मतलब तर्क दे सकते हैं जिससे कि ये प्रमाणित हो जाता है। और ये मेहरौली में ही बनाई गई, क्योंकि मेहरौली में जो है, जो ये दिल्ली के राजा होते थे, जैसे कि अपने राजा ध्वज या दूसरे जो पांडुवंशी भी, जैसे अर्जुन के वंश वाले, तो ये सब के सब जो है इनकी मेहरौली में एक फोर्ज होती थी, आयरन फोर्ज, जहां पर कि ये अपने सारी तलवारें, हथियार इत्यादि तैयार करते थे। और वहीं पर ये लोहे की लाठ भी तैयार की गई है, आज से 2700 वर्ष पहले, 700 ईसा पूर्व। तो अब हम आपको जो है इस पर जो लिखी गई इंस्क्रिप्शन है उससे अवगत कराते हैं। तो ये यहाँ पर, तो चलिए आपको जो है इसको हम शुरुआत से दिखाते हैं, इस इंस्क्रिप्शन को। तो ये यहाँ पर इंस्क्रिप्शन है। ये, और यदि हम थोड़ा और ऊपर ले जाएं, ये जेम्स प्रिंसेप ने जो रिपोर्ट किया था सबसे पहले, लगभग ये 1860-62 से भी पुरानी बात है। तो यहाँ पर आप देखिए, ये क्लियरली यहाँ पर राजा इन्होंने धाव लिखा है, परंतु ये ध्वज है। तो ये, और इन्होंने ये भी लिखा है कि इन्होंने बैलिकों को हराया, ठीक है, सिंधु के तट पर। आगे डायरेक्ट ये इंस्क्रिप्शन पढ़ते हैं संस्कृत में, मतलब पूरी नहीं पढ़ेंगे, परंतु इसमें से मेन मेन पॉइंट हम नोट कर लेंगे। तो देखिए, ये जो है यहाँ पर समरे सिंधुर जिता वाहलिक आद्य अपधि वासित, तो मतलब ये इन्होंने सिंधु नदी के तट पर जो वैलिक आदि को यहाँ पर परास्त किया, ठीक है। फिर ये जो नागरी या ब्राह्मी में जो इसका मौलिक स्वरूप है इस इंस्क्रिप्शन का, वो दिया गया है यहाँ पर इस पृष्ठ पर। इसी में हम ये कह रहे हैं कि यदि हम ढंग से पढ़ेंगे तो यहाँ पर ध्वज मिल जाएगा धावा की जगह, जैसे कि प्रिंसेप ने रिपोर्ट किया हुआ है। और अब यहाँ नीचे देखिए, तो इन्होंने यहाँ लिखा है कि ये कीर्ति स्तंभ इन्होंने यहाँ पर स्थापित किया है, और इन्होंने अपने बाहुबल से जो है पूरी पृथ्वी पर, ये देखिए, सुचिर एकाधिराज्यम शितो, ठीक है, चंद्रार्केण समग्र चंद्र सदृशिम, ठीक है भाई, चंद्रमा के समान इनका जो है पूरे विश्व में इनकी कीर्ति फैली। और ये इनका नाम दिया हुआ है यहाँ पे भूमिपति ना, यहाँ पर धावेन लिखा है, परंतु ये धजेन होना चाहिए, ठीक है, भूमिपति ना धजेन विष्णुमतिम, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पूरी इंस्क्रिप्शन है। ये हमने आपको इंस्क्रिप्शन का भी प्रारूप दिखा दिया, जैसे ये वास्तव में दिखाई देती है। अब हम इसके बाद में आपको इनके साम्राज्य का जो है प्रारूप दिखाते हैं। तो ये है, तो ये देखिए भाइयों, यहाँ पर जो ये जो लाल रंग है, ये अब हमने इसको काफी जूम आउट कर दिया है, और इसको यहाँ पर स्क्रीन को एडजस्ट करके आपको दिखाते हैं। तो ये जो लाल रंग है ये इनकी प्राइमरी टेरिटरी है राजा ध्वज की, 700 बीसी में, 700 ईसा पूर्व। और जो नारंगी रंग है ये वो क्षेत्र है जहां पर इनका काफी इन्फ्लुएंस था, मतलब इनकी चलती थी वहां पर भी। तो यदि अब आपको इसमें दिखाएं अब ठीक से, तो ये पूरा वहां तक जहाँ पे इन्होंने, क्योंकि बहलीकों को हरा दिया था, तो ये बल्ख बुखारे में भी इनका प्रभाव है। यहाँ पर ये समरकंद है, हम अभी इसको जूम इन करके आपको दिखाएंगे, ये समरकंद है। तो बाकी इनका जो प्राथमिक जो क्षेत्र है वो ये लाल रंग में है, ये पूरा पश्चिमी भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और यहाँ पर गुजरात, और जो राजस्थान, और ये गंगा, अपना गंगा का क्षेत्र, मतलब पश्चिमी साइड में। और इनके लेकिन प्रभाव के क्षेत्र में शिनजियांग, तिब्बत, नेपाल, ये सारे क्षेत्र आते हैं। तो यहाँ वांग क्षेत्र से इन्होंने, जो बंगाल उड़ीसा क्षेत्र है, यहाँ से इन्होंने एक बहुत ही
क्या कहें खूबसूरत उस समय की जो स्त्री थी उनका हरण किया था इन्होंने। वो राष्ट्रीय राष्ट्रीय जो लोग होते हैं, तो राष्ट्रीय जो लोग होते हैं वो वही जो लोग जो कि जिनके नाम से महाराष्ट्रीय प्राकृत का भी नाम पड़ा है। तो राष्ट्रीय लोगों का उस समय पर फैलाव बहुत था राजा ध्वज के समय पर। तो यही राष्ट्रीय लोग यहाँ पर भी थे बंगाल उड़ीसा में, और उन्हीं राष्ट्रीय कुटुंब में से इन्होंने सोरठ नाम की रानी का हरण किया। तो तो अब हम आपको थोड़ा जूम इन करके दिखाते हैं कि इन्होंने कौन कौन से जो है स्थान जो है मुख्यतः प्रयोग किए अपने अपने राजकाज के लिए। तो ये देखिए यहाँ पर थोड़ा और जूम इन करेंगे भाइयों, फिर आपको और भी अच्छे से दिखाई देगा। ठीक है, तो ये देखिए, तो इंद्रप्रस्थ या दिल्ली में इनकी जो लोहे की लाट है वो इंस्क्रिप्शन मिली है, तो ये अवश्य ही इनका बिल्कुल एक प्राथमिक केंद्र था। उसके अलावा भाट या चारण वर्णन जो है, जो हमारे पारंपरिक इतिहासकार हैं, उनके वर्णन में इन्होंने रोहड़ी शंकर नाम की नगरी की स्थापना की। तो आज की डेट में ये रोहड़ी और शक्कर दो अलग अलग स्थान हैं। तो ये अलग कैसे हुए वो भी हम आपको उसका भी इतिहास बताते हैं। आज से लगभग 1100 या 1200 वर्ष पहले सिंधु नदी जो है वो थोड़ी सी शिफ्ट हो गई। उसके शिफ्ट होने के कारण ये जो नगरी एक ही थी रोडी शंकर, इसके बीचों बीच से वो जाने लगी, तो फिर ये दोनों अलग अलग तटों पर दो नगरियां बन गई, एक रोडी और एक शक्कर। तो ये रोडी शंकर इन्होंने बसाई थी भाटों के अनुसार। फिर इन्होंने रानीकोट का किला, ये बहुत ही अजूबा किला है, मतलब इसकी लोग बहुत प्रशंसा करते हैं पाकिस्तान में, और बल्कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ये सभी लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त किला है। ये रानीकोट का किला इन्होंने रानी सोरठ के लिए बनाया था। रानी सोरठ का हमने थोड़ा सा इतिहास आपको बता दिया है कि इनके पिता उड़ीसा बंगाल साइड में थे, परंतु वो राष्ट्रीय लोगों में से थे, जो वही राष्ट्रीय लोग जो जिनके नाम से महाराष्ट्रीय प्राकृत भी है, तो वो इनकी रानी थी। फिर महिष्मती में भी इनका प्रभाव था, क्योंकि जैसा हमने आपको इनका बैकग्राउंड बताया, तो इनके जो पूर्वज थे दुर्दम, जो काशी नरेश भद्रसेन के पुत्र थे, तो उनको है क्षत्रिय अपने साथ में महिष्मती लेकर के आए थे, यहीं पर वो पले बड़े थे। तो महिष्मती नगरी से इनका बहुत ही गहरा संबंध था। आज की डेट में ये साइट अभी भी है भाइयों, इसको भैंस रोड कहा जाता है आज की डेट में, भैंस रोडगढ़। फिर इनका राजा ध्वज का एक असल में प्राथमिक जो मतलब सत्ता केंद्र था वो गुजरात में भी था, जिसको कि महावंश में सिंहपुरा बोला गया है। सिंहपुरा, जहाँ पर कि ये जो विजय थे, जिन्होंने श्रीलंका में सिंघाली साम्राज्य की स्थापना की, तो उनके जो पूर्वज थे वो सिंहपुरा में थे, गुजरात में। तो सिंहपुरा, इसको महावंश से हम समझ सकते हैं, परंतु भाट वर्णन में या हमारे पारंपरिक इतिहासकारों के वर्णन में उस स्थान का नाम जो है वो खटका नगरी है, वो इधर गुजरात में है। ठीक है भाइयों। फिर हम आपको इनकी जो गर्मियों की जो मतलब जो ये ग्रीष्म ऋतु होती है उसकी राजधानी दिखाते हैं, वो है समरकंद। तो समरकंद की भी स्थापना बिल्कुल इन्हीं के काल से ही जुड़ी हुई है। यदि आप समरकंद के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर जो किलेबंदी की गई है सबसे पहले, उसकी नींव लगभग 700 ईसा पूर्व की ही आपको मिलेगी। यदि आप समरकंद के बारे में थोड़ा सा भी अध्ययन करेंगे तो आप इस चीज को पहचान लेंगे। तो समरकंद के नाम की फिर जब हम चर्चा अगर व्याख्या करें, तो समर जो है हिंदी में रोड़ी होता है, पेबल, और कंद है वो कोट या किला है। तो ये जो समरकंद है, इसका नाम जब राजा ध्वज ने इसको स्थापित किया 700 ईसा पूर्व, तो उस समय इसका नाम उन्होंने रोडकोट ही रखा था। जैसे कि उन्होंने सिंध में भी जो रोडी शंकर के पास में एक और स्थान था, जिसको अरबों ने बाद में अल रोड कहा, जब अरब आक्रमण हो गया था बहुत बाद में, तो वो रोडकोट था। तो वैसे ही ये समरकंद भी रोडकोट था। तो ये राजा ध्वज का ही बसाया हुआ है। तो ये इनके जो है कुछ एक इनके सत्ता केंद्र है। फिर हम आपको अब एक और मानचित्र दिखाते हैं, उसमें थोड़ा सा और डिटेल आपको प्राप्त होगा। तो ये भी राजा ध्वज के ही संबंध में है। तो ये इनका जो है राजा ध्वज का वही जो 700 ईसा पूर्व का हम दिखा रहे थे वही क्षेत्र है। इसमें थोड़ा सा और डिटेल है कि एक यहाँ पर नंगरहर में, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लगता है जो क्षेत्र है, वहाँ पर रोडक खेल है नंगरहर, वहाँ पर क्षेत्र में। तो ये वो है रोडक। और फिर लाहौर भी, जो यदि आप लाहौर की भी बारे में यदि आप पढ़ेंगे, तो जो राजतरंगिनी है, राजतरंगिनी में जब अपने ललितादित्य जी जब अपने अभियान से, विजय अभियान से वापस कश्मीर आए, तो उन्होंने अपने साथियों को जो है जालंधर और लोहर, वहां पर इस प्रकार से राजतरंगिनी में कल्हण ने लिखा है, जालंधर और लोहर दो स्थान उन्होंने अपने साथियों को जैसे बांटे या उनको पारितोष या इनाम में दिए। तो वो जो जालंधर और लोहर एक साथ है, क्योंकि इसमें जो है बहुत बार कंफ्यूजन हो जाती है लोगों की। यहाँ पर जो लोहर है वो समझते हैं कि वो वही लोअर कोट है जो जम्मू के पास है, वो भी इन्हीं लोगों का था। परंतु उस समय जब ललितादित्य जी ने जब जालंधर के साथ में इसका एक साथ में जब इसका मेंशन हुआ, उल्लेख हुआ, जब कल्हण ने किया, वो लाहौर वाला लोअर था। तो लाहौर भी लोअर कोट था। और लोअर जो है वो ऐसा शब्द है जिसमें पहला जो एल है या ल है, ल की ध्वनि इस वजह से आ रही है क्योंकि वो र से जो है अपभ्रंश हो गया। जब आप संस्कृत क्षेत्र से जब दार्दिक दार्दिक क्षेत्र या दार्दिक जो मतलब कश्मीर के उत्तर में बोली जाती भाषा है, और या फिर अभी यदि आप चीनी क्षेत्र में चले जाते हैं, तो ये र जो है बहुत बार अपभ्रंश होकर ल हो जाता है। तो वही यहाँ पर हो रहा है।
तो जो लोहर वहां पर लिखा है राजतरंगिणी, वो उसमें रोर है, तो वही रोर कोट लाहौर। और इसमें और आप देखिए पर्शिया पर भी इनका पूरा उस समय राजा ध्वज का इन्फ्लुएंस था, क्योंकि जो सखामन थे, सखामन कौन, ये सखा मनीषी साम्राज्य के संस्थापक, ठीक है। तो ये समय लगभग राजा ध्वज वाला वही समय है जब सखामन शुरुआत से ही कर रहे थे। और जो ये सखामन थे वो इनके रिश्तेदार थे। ये हम कैसे कह सकते हैं, मतलब पूरी कॉन्फिडेंस है, तो वो इसलिए क्योंकि जब हम शाहनामा पढ़ते हैं तो जो दारियुस, जो धरायुष, मतलब बाद में बहुत बड़े राजा हुए जिनकी बेहिस्तून में इंस्क्रिप्शन भी मिली है, वो धरायुष के बारे में शाहनामा में ये है कि उनके एक बहुत ही पुराने पूर्वज थे लोरास्प। लोरास्प फिर से वही जो हम आपको भी समझा रहे थे राजतरंगिणी में भी ल र अपभ्रंश से हुआ है, तो रोड आश्व, लोरास्प, लोहर आस्प, रोड आश्व। तो वो जो रोडाश्व थे वो इनके धरायुष इत्यादि के, मतलब जो पर्शियन साम्राज्य सखा मनीषी साम्राज्य हुआ, सखामन के भी वो रोडाश्व एक पूर्वज थे, बहुत पुराने पूर्वज। तो इसीलिए जो सखामन जो है वो इस समय राजा ध्वज के ही अधीन थे, क्योंकि जैसा राजा ध्वज ने अपनी दिल्ली वाली इंस्क्रिप्शन में लिख करके दिया है कि उन्होंने अपनी भुजाओं से पूरी पृथ्वी पर जो है उस समय एक मतलब आधिपत्य कायम किया, और उनकी चंद्रमा के समान जो है उनकी ख्याति हर जगह फैल गई। तो इसी कारण हमने यहाँ पर ये पर्शिया को भी यहाँ पर दिखाया है। फिर कुछ और आप देख पा रहे हैं कागारोल इत्यादि जो है, ये हालांकि मैं कहूँगा कि ये कागारोल का किला जो है ये इन्हीं के वंश में बाद में जाकर के बना, इनसे लगभग 10 पीढ़ी बाद में, परंतु ये भी यहाँ पर दिखा दिया गया है। और भाइयों ये हुआ इनके एक तरह से साम्राज्य का जो है विस्तार और थोड़ा सा उसका प्रारूप। तो ये यहाँ पर 1862-63 की जो है एएसआई की रिपोर्ट है, भारतीय पुरातत्व जो संस्थान है, उसमें भी यही सब वर्णन है। ये यहाँ पर आप देखिए कि लोहे की लाठ का वर्णन है, तो ये देखिए 170 पृष्ठ पर लोहे की लाठ का वर्णन है। फिर ये यहाँ पर इसको कीर्ति भुजा, राजा ध्वज की कीर्ति भुजा बता रहे हैं, मतलब यहाँ पर इन्होंने धावा लिखा है, परंतु जैसे हमने इसकी संस्कृत में समझाया था, क्योंकि ये नागरी और ब्राह्मी तरह की लिपि में लिखा गया है, तो ये उसमें यहाँ पर ये त्रुटि हुई है, तो उसको पढ़ने में ये ध्वज होना चाहिए। तो हाँ, फिर वही यहाँ पर डिटेल दिया गया कि सिंधु नदी के तट पर इन्होंने बैलिकों को हराया। तो हाँ, अंग्रेजों ने लेकिन देखिए यहाँ पर एक गड़बड़ की है कि उन्होंने 319 ईस्वी की यहाँ पर तारीख दी है, जो कि बिल्कुल गलत है। जैसे कि हमने समझाया, जो इस आयरन पिलर का जो कंपोजिशन है, जैसे 98% रॉट आयरन, वो इतनी नई डेट के साथ बिल्कुल भी जो है कंसिस्टेंट नहीं है, इसकी ज़्यादा प्राचीन तिथि होनी चाहिए। जैसा कि हमने कहा 700 बीसी जो है बिल्कुल बिल्कुल ही इसके लिए उचित है, क्योंकि भारत में जो है लगभग 2000 ईसा पूर्व में हम ऑलरेडी लोहे की अच्छी अच्छी तलवारें तमिलनाडु वगैरह क्षेत्र में देख पा रहे हैं। थोड़ा बहुत उस आयरन पिलर की यहाँ पे डायमेंशंस वगैरह दी गई हैं, तो 17 टन के ऊपर इसका वजन बताया गया है, और लेंथ जो है 60 फीट से कम नहीं है। तो ठीक है, मतलब आयरन पिलर के बारे में हमें और अधिक यहाँ पर डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं है। तो मेनली आज हमने आपको इनके बारे में कुछ और विस्तार में बताया। इंस्टा पर लाइव में हम इनके बारे में इतना कुछ नहीं बता पाए थे आप सबको। आज हमने इनकी वंशावली के बारे में थोड़ा और जो है विस्तार में चर्चा की। फिर इनके राज्य का स्वरूप भी 2 अलग-अलग मानचित्रों के द्वारा समझाने का प्रयास किया, और साथ में ही फिर ये हमने इसकी संस्कृत भी आप लोगों को दिखाई, जो ये इंस्क्रिप्शन है उसको एक बार फिर से आपको पुनः दिखा देते हैं। उसकी संस्कृत जो है वो आवश्यक है, तो ये है इसका संस्कृत वर्जन, भाई एक बार फिर आपको दिखा रहे हैं। और इसका बिल्कुल जो मौलिक वर्जन है वो ये वाला है, ठीक है, जो जिसमें कि ये ब्राह्मी टाइप की लिपि में लिखा गया है। तो इसी को हम दोबारा से पढ़ने का प्रयत्न करेंगे, तो हमें यहाँ पर ध्वज मिल जाएगा धावा की जगह, जैसे उन्होंने पढ़ा है। तो इसके साथ ही मुझे लगता है कि आज के जो हमने मेन पॉइंट है वो सब कवर कर लिए हैं। इसका एक बार आप लोगों को रिकैप देता हूँ। ये महाराजा ध्वज जो रोड कुमार है, ये चक्रवर्ती के समान थे, जैसा कि इन्होंने अपनी इंस्क्रिप्शन में भी दिया है। और ये सखामन, जो सखामनीशी साम्राज्य के जो संस्थापक हैं, वो इसी समय में लगभग शुरू कर रहे थे, तो इन्हीं की आर्मी में लड़ाई करते थे राजा ध्वज की। तो इस प्रकार अब देखिए, कई बार लोगों को ये प्रश्न होगा कि ये पर्शियन एम्पायर वाले हमारी फौज में कैसे लड़ने लगे, क्योंकि बहुत से लोग इस प्रकार को उल्लेख देते हैं कि जो धरायुष की जो इंस्क्रिप्शन है उसमें तो उल्टा भारतीय सिपाहियों की बात है कि वो उसकी फौज के लिए लड़ रहे थे। परंतु देखिए, इसमें 2 बातें हैं। यदि हम कथा सरित सागर में विक्रमादित्य, जो उज्जैन के बहुत ही प्रतापी राजा हुए, उनके बारे में पढ़ते हैं, तो हमें साफ पता लगता है कि विक्रमादित्य की फौज में भी एक पर्शियन रेजिमेंट थी। तो इसलिए ये कहना बिल्कुल ही गलत है कि जो है सिर्फ भारतीय सैनिक वहाँ पारस की आर्मीज में लड़ते थे, उनके भी सैनिक हमारी आर्मीज में लड़ते थे। मतलब ये उस तरह की बात है कि जो क्षत्रिय लोग हैं
यदि उनको यहाँ पर काम नहीं मिलेगा, वो कहीं और काम ढूंढ लेंगे। ठीक है, मर्सिनरी मतलब ठीक है, इस प्रकार की मर्सिनरी एक्टिविटी कहीं पर भी हो सकती है, किसी भी समय हो सकती है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि यदि कुछ सैनिक भारत से जाकर के वहाँ जैसे धरायुष इत्यादि की फौज में लड़ रहे थे, तो उनके भी सैनिक यहाँ पर हमारी फौजों में आकर के लड़ते थे। और जिस समय ये राजा ध्वज का खासकर जो समय था, तो जो ये पर्शियन जो फैमिली थी अभी शुरू ही कर रही थी, तो वो इन्हीं के अधीन इन्हीं से चीजें सीख रहे थे। तो इनके समय के बाद ही उन्होंने अपना जो है अधिक विस्तार किया, इन्हीं से सीख करके कि कैसे बड़े साम्राज्य स्थापित किए जाते हैं और फिर कैसे उन पर प्रशासन किया जाता है। तो इस प्रकार की नींव इन्होंने रखी। और एक बार फिर से इनके साम्राज्य का हम आपको विस्तार दिखाते हैं, जिससे कि आप ये भी समझ पाएंगे कि यही वो साम्राज्य है। यदि इसमें हम थोड़ा सा जूम आउट करके आपको फिर से दिखा दें, यही वो साम्राज्य है जिसमें जो बाद में जो है जिसके एक तरह से जो उत्तराधिकारी जो थे वो कुषाण इत्यादि भी हुए, क्योंकि ये कुषाणों का भी संबंध जो है भारतीय इन्हीं सब राजाओं से है जो इसी समय में ये जो अपने साम्राज्य स्थापित कर रहे थे। और यदि आप कुषाणों के भी इतिहास में थोड़ा सा और गहराई से अध्ययन करेंगे, तो आप पाएंगे कि उन्होंने जो बल्ख बुखारा क्षेत्र है, जो वहां तक ग्रीक जो पहुंच गए थे सिकंदर के समय में, उनको बाहर फेंकने में भी इन्होंने पूरा सहयोग दिया था, जो कुषाण हैं, क्योंकि ये भारतीय ही थे। तो ये जो विक्रमादित्य के समय में जब हम लोगों ने उन लोग को वापस बाहर फेंका, बल्ख बुखारा वालों को, तो ये कुषाण हमारे साथ में थे, ये भी उनको मतलब उठा करके उनको वहां से विस्थापित करने में हमारा पूरा सहयोग दे रहे थे ग्रीक लोगों को। और उसमें हम इतने सफल रहे, उसमें अपने जो हमने वो उस समय प्रयास किया ग्रीक लोगों को वापस बाहर फेंकने का, कि आप देखिए आज भी साइप्रस वगैरह तक भी आप देखेंगे तो आपको हमारे जैसी ही शक्लें प्राप्त होंगी, भारतीयों जैसी। यानी कि हम लोगों का विस्तार बिल्कुल यूरोप के ग्रीस के बॉर्डर तक था, जो कि आप और भी तरीकों से समझ सकते हैं। जैसे कि जब पर्शियन एम्पायर की जो वहां पर कैंपेन्स हुए स्पार्टा के अंदर, तो उससे भी आप समझ सकते हैं हमारी साइड के लोग वहां तक गए हैं। और पर्शियन एम्पायर को आप बिल्कुल भी जो है बेगाना ना समझे, क्योंकि उसमें जैसा कि मैंने बताया, वो उन्होंने स्टार्टिंग राजा ध्वज के अंडर में ही की थी, और बाद में भी उनका जो है हमारे साथ बहुत ही गहरा संबंध रहा हमेशा। यहाँ तक कि जब अंत में अल खडीसिया की लड़ाई हुई, जिसमें अरबों ने अंततः ईरान पर कब्जा ले लिया, उस समय भी हम सिंध से जो है हमारी पूरी कोशिश रही थी कि वहाँ पर हम ईरान को किसी प्रकार से बचा लें। परंतु चलिए, ये तो भाग्य का वो है, विधान है कि किसी समय पर किसी का पलड़ा भारी रहता है, किसी समय पर किसी का। तो इस प्रकार की भाइयों इसमें बात है। तो इसमें हमने आज क्या क्या कवर किया, राजा ध्वज के वंश के बारे में, इनके साम्राज्य के विस्तार के बारे में, हमने इनका इंस्क्रिप्शनल एविडेंस देखा जो हमें दिल्ली की लोहे की लाठ पर मिला, और हमने थोड़ा सा वो पॉलिटिकल जो सेटअप उस समय का था, जैसे पर्शियन वर्स और ये भारतीय जो समीकरण था, वो डिस्कस किया कि कैसे ये लोग एक ही वंश वगैरह से थे और इनके बहुत ही नजदीकी संबंध थे। जैसे हमने रोडाश्व का भी वर्णन किया जो शाहनामा में मिलते हैं। तो इस प्रकार से हमने काफ़ी सामग्री आज कवर की है। यदि आपके प्रश्न हैं, तो आप कृपया नीचे प्रश्न या कमेंट सेक्शन में ज़रूर उनको लिखिएगा। इसके साथ ही फिर हम जो है आज के इस सेशन को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद भाइयों, आपसे पुनः जल्द ही बात करेंगे।